तो इसमें हम देखेंगे भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी कंपनी थी और उसका स्थापना वर्ष क्या क्या था, तो ये सब दे रखे हैं इस लिस्ट में, तो ये देख लेते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1498 में आई थी, सबसे पहले यही आए थे पुर्तगाली। फिर अंग्रेजी इंडिया कंपनी ये बनी थी 1600 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बनी थी, और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1616 में बनी थी। फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1664 में बनी थी, और स्वीडिश जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो 1731 में बनी थी। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो 17 मई 1498 में वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पे कालीकट बंदरगाह पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ इसने भारत और यूरोप के बीच नए समुद्र मार्ग की खोज कर दी थी। वास्को डी गामा जो था वो भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद के सहयोग से वो भारत आता है। फिर 1505 में फ्रांसिस्को दा अल्मेडा ये भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आता है। उसके बाद 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क ये भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बन के आता है, और 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से ये गोवा जीत लेता है। उसके बाद व्यापारियों ने अपनी पहली जो व्यापारिक कोठी थी वो कोचीन में खोल ली थी। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी, तो कोचीन में। फिर दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती जो थी वो संथोमे थी। फिर पुर्तगालियों के बाद भारत में डच आ जाते हैं। तो पहला जो डच यात्री था वो था कार्नेलियन हाउटमैन। ये 1596 में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचता है पहले। फिर डचों ने अपने भारत में अपनी कोठी जो थी वो कहाँ खोली थी, 1505 में मसूलीपट्टनम में। तो ये डचों की दूसरी, और पहली तो इन्होंने मसूलीपट्टनम में खोली थी, दूसरी कहाँ खोली थी, पुलिकट में। फिर स्वर्ण सिक्के पगोड़ा को ढीला, उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के जो है जैसे पगोड़ा को बोला जाता था को ढाला, और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र भी बना दिया इन्होंने। इसके बाद हम देखते हैं कि डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। फिर डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 में अंग्रेजों और डचों के बीच बेदरा का युद्ध हुआ था, तो उसमें इनका पतन हो गया था डचों का। फिर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। उसके बाद जो प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे। पहला जो गवर्नर था वो टॉमस स्मिथ था। फिर मुगल जो दरबार में जाने वाला प्रथम जो अंग्रेज़ था वो कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 में ये जहांगीर के दरबार में आया था। फिर भारत में पहला जो अंग्रेजी जहाज़ था वो रेड ड्रैगन था। ठीक है, ये मतलब महत्वपूर्ण जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इसलिए हाईलाइट कर रखे हैं। उसके बाद 1611 में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना कर दी। फिर जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्वर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी जो फैक्ट्री बोलते हैं खोलने की इजाज़त दे दी। फिर उसके बाद पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक जो कोठी थी वो मसूलीपट्टनम में 1611 में खोल दी थी, और जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में ये 1613 में व्यापारिक कोठी स्थापित कर दी थी। पहली बार सूरत में 1608 में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था, मतलब प्रयास किया था, स्थापित हुई नहीं थी। फिर 1615 में जेम्स प्रथम जो था वो सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजता है 1615 में। ठीक है, फिर जो रो था वो फरवरी 1619 तक भारत में रहता है, और रो जहांगीर एवं खुर्रम जो शाहजहाँ बना था, उसके बाद जहांगीर का बेटा ही तो था शाहजहाँ, तो शाहजहाँ से अंग्रेज़ों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हो जाता है। उसके बाद अंग्रेज़ों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हो जाता है। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज़ों को एक सुनहला फरमान, गोल्डन फरमान बोलते हैं, उसको दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। तो पैगोडा हमने देखा था स्वर्ण सिक्के होते थे,
तो 500 पैगोडा इन्होंने वार्षिक कर लगा दिया था। फिर 1639 में अंग्रेजी फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर कर लिया, मतलब पट्टा कर लिया इन्होंने। तो 1639 में इन्होंने मद्रास को मतलब कब्जा कर लिया, ठीक है, अंग्रेज़ों ने। उसके बाद वहीं एक किलाबंद कोठी बना ली थी। फिर कोठी का नाम इन्होंने रखा था फोर्ट सेंट जॉर्ज, और यही जो फोर्ट सेंट जॉर्ज था वो कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बन गया। फिर 1661 में जो पुर्तगाली राजकुमारी थी, ठीक है, कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो गया। तो जो राजकुमारी थी इस अवसर पर दहेज के रूप में उसको मिल गया था। पुर्तगालियों ने ये चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान कर दिया था। पुर्तगालियों की राजकुमारी थी और ब्रिटेन का राजकुमार था, तो उन्हें दहेज में मिल गया बम्बई। ठीक, फिर उसके बाद जो 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को इसे दे दिया। फिर 1687 में अंग्रेज़ों ने पश्चिमी तट पर मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बना दिया। इसके बाद जो है जो गेराल्ड ओंगियर थे 1669 से 77 के बीच सूरत का प्रेसिडेंट और बम्बई का गवर्नर, ये बम्बई शहर की इसने ही स्थापना की थी, ठीक है, गेराल्ड ओंगियार। उसके बाद बंगाल के जो शासक साहिब शुजा ने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेज़ों को व्यापारिक छूट की अनुमति दे दी थी। इस अनुमति को निशान कहते थे। फिर 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव थे सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण भी कराया था। फिर चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट भी हुए थे। उसके बाद कालांतर में यही कलकत्ता जो है कोलकाता नगर कहलाया, और जिसकी नींव रखी थी वो जॉर्ज चॉर्नोक ने, ठीक है। उसके बाद भारत में फ्रांसीसियों में की प्रथम कोठी अभी हम अंग्रेज पढ़ रहे थे, उसके बाद फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित हो गई थी। फिर 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के जो निदेशक फ्रैंकविस मार्टिन ने वाली कोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव पर को प्राप्त किया, और जो कालांतर में वो पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता है। तो फ्रांसीसियों ने ये गांव था पहले पुडुचेरी, ठीक है, ये ले लिया था और बाद में एक पौंडीचेरी कहलाया। इसके बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध हो जाता है स्टार्ट 1746 से 48 में। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था ये। 1748 में एक्स-ला-सापेल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा कर्नाटक युद्ध स्टार्ट होता है 1749 से 54 तक। फ्रांसीसी जो गवर्नर था डुप्ले की हार हो गई थी और उसे वापस बुला लिया गया था फ्रांसीसियों ने। फिर उसकी जगह जो गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया था। फिर यहीं पे पांडिचेरी की संधि हो गई थी 1755 में और युद्ध का विराम हो गया था। फिर कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ 1756 से 63 के बीच, जो 1756 में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था और पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त भी हो गया। उसके बाद 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हरा दिया और 1761 में अंग्रेज़ों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। यहाँ से फ्रांसीसी का पतन भी ख़त्म हो गया, ठीक है, पतन हो गया यहाँ से, तो पतन ख़त्म नहीं हुआ, पतन हो गया था। उसके बाद 1763 ईस्वी में पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेज़ों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया और 1749 तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहा। जो उसके बाद हम देखते हैं ना कि सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, और पुर्तगाली जो है सबसे लास्ट में गए थे और फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे और सबसे पहले चले गए थे ये। पर कुछ जो प्रदेश थे, जैसे जो प्रदेश थे कुछ फ्रांसीसियों के कब्जे में, वो भारत की आज़ादी के बाद तक भी रहे थे, मतलब थोड़े बहुत फ्रांसीसी रह रहे थे भारत में आज़ादी के बाद भी, ठीक है। यहीं ख़त्म करते हैं।